नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरओ यारो और यूपी पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज हम यहां से लगातार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि घटनासार का जुलाई से लेकर के दिसंबर तक वाला जो अंक है उसको मैं आप सभी लोगों को यहां से कवर करा रहा हूं। इसमें स्टार्टिंग के जो करंट अफेयर्स दे रखे होते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में दे रखे होते हैं, जो कि पूरी की पूरी बुक का एक समरी टाइप की होती है। वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होगा, जो आपका जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी उनको कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पीपीपी मॉडल में सोलर प्लांट 550 मेगावाट सौर ऊर्जा जो है वो पैदा करने का काम करेंगे। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों की चयन प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है, और ये परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी ईडा द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना से संबंधित ड्यू डेलिगेंस स्टडी पूरी हो चुकी है और रुचि अभिव्यक्ति यानी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाता है वो अगस्त 2023 में पूरा हो गया है। इस परियोजना का जो जीवन काल होगा वो 25 वर्ष का होगा, और ये एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली की आपूर्ति भी करेगा। अब यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये कहाँ कहाँ होकर के गुजरता है। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है। उन जिलों के नाम है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ये 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। आगे देखते हैं, सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है 5 सितंबर 2023 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध यानी रिसर्च करने का काम करेगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार करना है। इसमें और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। गोरखपुर में एक्वा पार्क की बात होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। तो गोरखपुर में एक्वा पार्क जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा या कहाँ पर इसकी बनाने की योजना जो है वो चल रही है, तो ये सदर तहसील का तालकंदला, ठीक है, इसका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियाँ तैयार की जाएंगी। मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। मछली पालन के तरीकों को और कैसे बेहतर बनाया जा सके तथा मछलियों को कैसे पाला जा सके इसको लेकर के यहाँ जानकारी भी दी जाएगी। नेक्स्ट है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना। इसके बारे में बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसमें यह कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल से लगभग 80 लाख बच्चों को जो है लाभ मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विविध मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल प्रारंभ की। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ये जो है चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रति लाभार्थी कितने ग्राम का जो खाद्यान्न होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत, तो वो 70 ग्राम होगा। नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा 0.50 रुपये का यानी 50 पैसे का अतिरिक्त प्रोत्साहन जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर का एटमैन उत्कृष्टता केंद्र जो है इसकी स्थापना से संबंधित न्यूज़ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने ATMAN यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन लर्निंग की जो क्षमताएं हैं इनके निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। एटमैन उत्कृष्ट केंद्र का लक्ष्य
वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और व्यापार मॉडल को व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है। इसके बाद में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जो गंगा डॉल्फिन है या गंगेटिक डॉल्फिन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है वर्ष 2009 में। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी थी। तो अभी 2023 में इसको प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसको राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता कब प्रदान की गई थी? 2009 में। गंगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण जो है वो स्टार्ट किया गया है। इस चरण का लक्ष्य पहले चरणों की सफलता को दोहराना है और व्यापक क्षेत्रों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये मिशन शक्ति अभियान स्टार्ट कब किया गया था? 2020 में स्टार्ट किया गया था और 2023 में क्या है, इसका चौथा जो चरण है वो प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला ईयर है वो भी आपको याद रखना है, 2020। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ हुआ है 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से। ठीक है, और मुख्यमंत्री के द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना, इसके साथ साथ उनको सशक्त बनाना है। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है 21 अक्टूबर 2023 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा और नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्यमुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती और उससे जुड़े मिसाइल, टारपीडो और कैनन आदि उपकरणों और अन्य सामानों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया 27 से लेकर के 29 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया, ये याद रखेंगे। इस अवसर पर बाजरा के उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन के 10 रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि और 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन के अंतर्गत फरवरी 2024 से, याद रखेंगे, फरवरी 2024 से 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा, 11 किलो चावल दिया जाएगा। इससे पहले 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलो चावल देने की व्यवस्था थी। अब इसमें बाजरा को भी सम्मिलित कर दिया गया है। AMU अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में काम स्टार्ट किया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम, जिसका नाम है SMAMU-SAT, इसका जो है विकास शामिल है। SSAMU सेट एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ था। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है जिसके कई उद्देश्य हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना, तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीकी लागू करना शामिल है। SSAMU सेट के अप्रूवल रजिस्ट्रेशन 2023 में IN स्पेस को प्रेजेंट की गई थी।
जनजातीय संग्रहालय के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर के उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। तो ये 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय जो है वो खोले जाने की योजना है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। इस बारे में 1 नवंबर 2023 को ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। तो ये प्रपोजल कब लाया गया? 1 नवंबर 2023 को, जिसमें प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति और जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित की गई। इसके बाद में मिर्ज़ापुर 22 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा ग्राम अतरौली पांड्य तहसील मड़िहान में 4.46 हेक्टेयर भूमि, सोनभद्र में 12 अप्रैल 2021 को मरकुंडी तहसील में और महाराजगंज में 13 सितंबर 2022 के आदेश से तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर में 6.50 हेक्टेयर भूमि संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित की गई है। तो ये जिलों में पार्टिकुलर कौन कौन से स्थान पर ये संग्रहालय खोले जाएंगे, उनके नाम है, ये भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। यूसीबी बैंक का नाम आपको याद रखना है। आरबीआई ने हाल ही में इसका लाइसेंसिंग जो है वो रद्द कर दिया है। ये यूपी की बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी यूसीबी का लाइसेंस रद्द करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो निर्णय है 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया है और जो बैंकिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। आरबीआई के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के पीछे का जो प्राइमरी रीजन है वो ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद में आते हैं अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य यानी अंतर्देशीय मत्स्य का मतलब है मैदानी क्षेत्रों में जो मत्स्य पालन होता है उसमें संपूर्ण देश में पहला स्थान जो है यूपी ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2023 में ये बढ़कर के 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। मत्स्य जो प्रोडक्शन है वो यूपी में कितना है? 2023 में 9.15 लाख मीट्रिक टन। इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन की बात करें तो 2022 में ये 27,128 लाख मीट्रिक टन था और 2023 में ये बढ़कर के यानी अक्टूबर तक का डेटा है 36,187 लाख मीट्रिक टन जो है ये पहुंच चुका है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब यहाँ से ये ज़रूरी चीज़ है, हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कब हुई थी? ये 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य जो उत्पाद हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद में बात करते हैं अनपरा ई तापीय परियोजना के विषय में। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे अनपरा कहाँ पे है? सोनभद्र में है। इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। ये परियोजना यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इसके द्वारा सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा इनकी निगरानी जो है वो सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश अगस्त 2023 में जारी कर दिया है। तो ये जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, ये किस मिशन के तहत स्टार्ट करी गई है? ये नंद बाबा मिशन के तहत स्टार्ट की गई है। इससे जहां प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। योजना के पहले चरण में जो लाभार्थी होंगे उनको 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए गायों की खरीद से लेकर के उनके संरक्षण, भरण पोषण जैसी मदों में सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये जो सब्सिडी है, ये 3 चरणों में दी जाएगी। शुरुआती चरण में ये योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों क्रमशः अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में संचालित की जाएगी। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। वहीं गौवंशों की ईयर टैगिंग जो है, यानी कान में जो टैग लगाया जाता है गौवंशों के, वो जो है अनिवार्य इसके लिए कर दिया गया है। इकाई की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए होना जो है ज़रूरी है। ये ज़मीन उसकी खुद की हो सकती है, पैतृक हो सकती है, या फिर उसने 7 वर्षों के लिए वो ज़मीन लीज पर ली हुई हो सकती है। इस योजना का लाभ पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। लाभार्थी का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गायों की गणना करने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है। पहले चरण में क्या किया जाएगा? पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी। अगले चरण में गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए एक योजना तैयार करके इसे कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के बाद से मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े जो हैं वो बदल गए हैं। अगली गणना 2024 में होनी है। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को कहां पे किया है? वाराणसी में किया है, याद रखेंगे। ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर स्थित ऊधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करके इसको जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? शहीद कप्तान तुषार महाजन, ठीक है, इनके नाम पर जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है। और उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश से स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन अक्टूबर 2023 में किया है। रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ का नाम अब मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। यानी यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तथा इसी के साथ ही अंतु स्टेशन का नाम अब मां चंडिका देवी धाम अंतु के नाम से जाना जाएगा। और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदल करके सनी देव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा इस आशय की औपचारिक जो अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन था, वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश अब देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला स्टेट बन गया है। हाल ही में प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार यूपी देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला स्टेट जो है वो बना है। वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश सभी 75 जिलों में स्टार्टअप जो है वो रखता है। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं उनमें सभी में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 क्या हैं? यूनिकॉर्न है। और कई तेज़ी से जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फोएज और फिजिक्स वाला जो है वो देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल हो गए हैं।
अब ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? ये वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है। इसी प्रकार सूनिकॉर्न, सून टू बी यूनिकॉर्न, उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिनमें निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है। फिलहाल प्रदेश में 2 सूनिकॉर्न स्टार्टअप, क्लास प्लस और इन शॉर्ट्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। अब जो भी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के उत्तर प्रदेश के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी समरी है। इसको जल्दी से आप देख लीजिएगा। और पिछला वाला यानी जुलाई तक का, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो करंट अफेयर है वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई तक वहाँ से आपका कंप्लीट हो गया और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है? तो यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.5% है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में 15.7% योगदान के साथ में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह है SGPGI लखनऊ में जो है प्रदेश का पहला जो है उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई? तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? ये गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये है आपका आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये जो प्रमाण पत्र है ईट राइट स्टेशन का, ये जो है जारी किया जाता है। 10 दिसंबर 2023 को क्या होता है? ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये हैं लखनऊ, आगरा और वाराणसी। इन तीनों शहरों में यूनिटी मॉल जो है खोले जाएंगे आगामी समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो वाराणसी में रखी है। यूपी सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे जो है वो मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? तो ये सरयू नदी में जो है चलाया जाएगा। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। यूपी गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। 21-22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने विस्तार से बात करी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब जो भी डेयरी उत्पाद होंगे, चीनी होगी या बेकरी के जितने भी आइटम होंगे, पेपरमेंट ऑयल होगा, नमकीन होगा, खाद्य पदार्थ जो भी होंगे, उन पर हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के झांसी जिले में किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं वो यूपी स्टेट में हैं। हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस
जो कि रूस में है। ऊंचाई है इसकी 1850 फीट। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके तिरंगा फहराया। इनका नाम है अभिनीत मौर्य। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आगरा ने प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में यूपी का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो बुलंदशहर इस मामले में पहले स्थान पर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये है हॉट कुक्ड मील योजना। यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? राजा राव की प्रतिमा का अनावरण यूपी के उन्नाव जिले में किया गया है। नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन किया है? तो ये साहिबाबाद में किया गया है। 29 नवंबर 2023 को यूपी सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया? ये याद रखेंगे, 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई? तो जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई उनको यूपी रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो अकादमी है ये गोरखपुर जिले में स्थापित की जाएगी। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? तो अब ये बस्ती में बनाया जाएगा। इससे पहले काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम में जो है श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा जो है पहले की जा चुकी है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र ये किस राज्य में प्रतिष्ठापित है? तो ये यूपी में बनाया जाएगा। यूपी का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में देश का पहला जो जल विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है तो ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ को अब किस नाम से जाना जाएगा? हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। यूपी स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली है तो AMU, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। ये सैटेलाइट एक 3Q सेट है जिसका उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना है। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए यूपी को इनवाइट किया गया है। अगस्त 2023 में यूपी के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का जो मेटल क्राफ्ट है इसको GI टैग मिला है अगस्त 2023 में। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच में कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगा करके उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये हैं सोनम और ये कहाँ की रहने वाली हैं? अमरोहा जिले की रहने वाली हैं। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार जो है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। और 13 से 20 जुलाई के बीच में प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। तो ये हो गए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के वन लाइनर करंट अफेयर जो कि यूपी स्टेट से रिलेटेड हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आपकी आगामी दोनों परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।